डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का इतिहास का हम लोग टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा 5वां टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का काल, पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इससे पहले जितने भी टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराए जा चुके हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे जाकर चेक आउट कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का 5वां टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता का काल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता के कालखंड को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं, अर्थात अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग कालखंड दिया है। विद्वानों में एक मत का अभाव देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किन विद्वानों ने कौन सा कालखंड दिया है और कौन से काल सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कालखंड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्वान एवं कालखंड, यानी एक साइड में विद्वान दिया गया है और दूसरा साइड में उनके द्वारा निर्धारित कालखंड है। सबसे पहला विद्वान है सर जॉन मार्शल। उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 3250 से 1750 ईसा पूर्व तक था। दूसरा विद्वान है अर्नेस्ट मैके। उसने कहा कि नहीं, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था, हड़प्पा कल्चर था, उसका कालखंड 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक ही रहा। तीसरा विद्वान है माधव स्वरूप वत्स। उन्होंने 2700 से 2500 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता का कालखंड को सुझाया। अगला विद्वान है राधा कुमुद मुखर्जी। उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 3200 से 2750 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट विद्वान है REM व्हीलर। उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक था। उसी तरह से अगला विद्वान है डॉक्टर विसेंट आर्थर स्मिथ, यानी डॉक्टर VA स्मिथ। उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। एक वैज्ञानिक विधि है जिसका नाम है रेडियो कार्बन विधि या C14। उसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक आंका गया है। अब आइए देखते हैं कि इन कालखंडों में से हम किसको सबसे अधिक वैल्यू दें, कौन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो आप लोग याद रखेंगे कि रेडियो कार्बन विधि यानी C14 के द्वारा निर्धारित कालखंड और डॉक्टर व्हीलर के द्वारा निर्धारित कालखंड सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर व्हीलर एवं कार्बन 14 विधि के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालखंड कितना है। तो दोनों का एक ही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2500 से 1750 ईसा पूर्व डॉक्टर VA स्मिथ ने नहीं, डॉक्टर व्हीलर ने दिया है, और कार्बन 14 पद्धति या रेडियो कार्बन विधि के अनुसार भी वही है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कालखंड है। अब आइए देखते हैं कि रेडियो कार्बन 14 विधि क्या है और इससे किसी भी जीवाश्म या पुरातत्व का कालखंड को कैसे निर्धारित किया जाता है। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है, यह रेडियो कार्बन विधि या C14, यह तिथि निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इस मेथड का उपयोग साइंटिस्ट लोग करते हैं, मुख्य रूप से पुरातत्ववेत्ता लोग करते हैं। अब इसकी खोजकर्ता कौन है, इसका खोज किसने किया। तो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री, देश है अमेरिका, वहां के प्रख्यात बहुत ही पॉपुलर केमिस्ट थे जिसका नाम था BF लीवी। उन्होंने सन 1946 में इस विधि की खोज किया। अब आइए इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है।
इसको देख लेते हैं। तो इस विधि के अनुसार यानी कार्बन 14 विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कोई भी जीवित वस्तु हो, चाहे वह कोई जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, उनमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 एक बराबर मात्रा में पाया जाता है। परंतु मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 का निरंतर क्षय होता रहता है। अर्थात किसी भी जीवाश्म में या जीव में अगर कार्बन 12 100% है तो हमेशा 100% रहेगा, लेकिन कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, अर्थात वह धीरे धीरे घटने लगता है। अब यहाँ पे वैज्ञानिकों ने कार्बन का अर्ध आयु काल निर्धारण किया है। लगभग 5568 से 30 वर्ष ज्यादा या कम इतना निर्धारित किया है। इसको हम लोग मान सकते हैं लगभग 6000 वर्ष, यानी कार्बन का अर्ध आयु काल हम लोग मान सकते हैं लगभग सीधे शब्दों में 6000 वर्ष। अर्थात इतने वर्ष में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। अब निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम लोग? अब हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। यानी जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम वह पदार्थ उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। अब पुरातत्ववेत्ता लोग किसी भी पुरातत्व या जीवाश्म का कालखंड कैसे निर्धारण करते हैं इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी पुरातत्ववेत्ता को एक जीवाश्म मिला, किसी जीव का हड्डी ही मिला। मान लेते हैं यह किसी जीव का हड्डी है। अब उसमें कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 तो कभी घटेगा नहीं, कार्बन 12 100% है उस जीवाश्म में, लेकिन कार्बन 14 का निरंतर क्षय होता है। कार्बन 14 का क्षय होकर उसमें कार्बन 14 बचा मात्र 12.5% उसमें कार्बन बच जाता है। अब इस जीवाश्म से वैज्ञानिक लोग कैसे इसकी आयु का निर्धारण करते हैं? तो इसमें शुरू में कार्बन 100% था, 100% था, तो 100 को आधा होने में लगभग 6000 वर्ष लगा। 6000 वर्ष, 100 से आधा हुआ कितना? 50, यानी 100 पहले था, 50 होने में कितना वर्ष? 6000 वर्ष लगा। फिर 50 से 25 होने में कितना वर्ष? वही 6000 वर्ष लगेगा। फिर 25 से 12.5% होने में भी कितना लगेगा? 6000 वर्ष लगेगा। तो इसी को काउंट कर लिया जाता है, इसी को जोड़ लिया जाता है। 6 6 12 6 18, यानी 18000 वर्ष इस वस्तु या इस जीवाश्म का मतलब इस जीवाश्म का कालखंड हम लोग कह सकते हैं। यह जीवाश्म इस धरती पर लगभग 18000 वर्ष पहले विचरण कर रहा था या इसका अस्तित्व था। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दबाकर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।